पहले हमारे पिछली बार में हमारे डायनेमिक स्ट्रेंथ टाइप्स थे 3, जिनको मैंने समझाया नहीं था, सिर्फ आपको बता दिया था कि डायनेमिक स्ट्रेंथ टाइप्स 2 तरीके की स्ट्रेंथ होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी 3 टाइप होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये तीनों क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आती है स्ट्रेंथ। 3 तरीके की स्ट्रेंथ होती है इसमें आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ में। स्टैटिक स्ट्रेंथ, आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ चाहिए पड़ती है जब आप क्या हो, ये स्टैटिक स्ट्रेंथ ही आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। तो आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ किस में चाहिए होती है, जिम्नास्टिक्स में चाहिए होती है, व्हेन होल्डिंग अ विद स्टैंड स्टेडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, जिम्नास्टिक्स में किसी चीज को होल्ड करके रख रहे हो, एक हैंड स्टैंड को काफी देर तक, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम तक के लिए, तो ये हो गई आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है आपकी व्हेन परफॉर्मिंग अ स्पाइक इन वॉलीबॉल यू नीड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जब आप वॉलीबॉल में स्पाइक परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए पड़ेगी, यानी कि एकदम अंदर से निकलती हुई स्ट्रेंथ चाहिए होगी, एज यू आर ट्राइंग टू हिट द बॉल हार्ड एंड फास्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड यूजिंग मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप क्या कोशिश कर रहे हो कि आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा तेजी से मारना चाह रहे हो, हिट करना चाह रहे हो और बहुत ही पावर से मारना चाह रहे हो ग्राउंड की तरफ, अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज करके। ये हो गई आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। और डायनेमिक स्ट्रेंथ इन स्प्रिंट साइकिलिंग फॉर एग्जांपल, आपको क्या चाहिए होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है कंटिन्यूअसली वर्क करने के लिए मेजर मसल्स को, लेग्स की। ठीक है, जो आपकी मेजर मसल्स है लेग को, उनको लगातार काम पे करती रहे वो, इसके लिए आपको डायनेमिक स्ट्रेंथ चाहिए होगी। ठीक है, तो एंड्योरेंस आ जाते हैं। एंड्योरेंस में आपके टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको टाइप्स ही बताए थे, आज इसको डिस्कस करूंगा, एक एक करके समझाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 तरीके के होते हैं, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे होते हैं, स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है बेसिक एंड्योरेंस। Basic endurance means a general ability to do any kind of physical activity that increases your heart rate above 50% of your maximum. On the higher level, it can be divided into general endurance and specific endurance. तो basic endurance क्या होती है आपकी? आपकी जनरल एबिलिटी होती है, नॉर्मल क्षमता होती है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने की। ठीक है, जो आपकी क्या करें, हार्ट रेट को 50% बढ़ा दें मैक्सिमम के। ठीक है, और हायर लेवल पे इसको हम 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस में। तो देखते हैं, स्पेसिफिक एंड्योरेंस सबसे पहले बताया। स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट फैटिग इन स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, कई बार मैंने भी शायद जिक्र किया होगा और कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि एंड्योरेंस और स्टेमिना को एक ही वर्ड बता देते हैं। ठीक है, एंड्योरेंस स्टेमिना एक चीज नहीं होती है, थोड़ा सा ही अंतर होता है एंड्योरेंस और स्टेमिना में। स्टेमिना होता है आप कितनी देर तक पेन सह सकते हैं, और एंड्योरेंस होता है आपका कि आप कितना पेन सह सकते हैं। यही अंतर होता है बस उसमें, आपका देर जो होती है, मतलब कितनी देर तक, वो आपका स्टेमिना होता है, और कितना सह सकते हैं ये आपका एंड्योरेंस होता है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस जो होती है आपकी क्षमता होती है कि आप फैटिग के अगेंस्ट, यानी कि थकान के अगेंस्ट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशन में कितना आप जाके उसकी क्षमता है आपके अंदर उसके सहन करने की। द बेटर योर स्पोर्ट स्पेसिफिक एंड्योरेंस द बेटर यू परफॉर्म एट दिस स्पेसिफिक स्पोर्ट। तो जितने आपकी क्या होगी, स्पोर्ट स्पेसिफिक एंड्योरेंस जितनी ज्यादा होगी उसमें, उतने ही आप अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे इस स्पेसिफिक स्पोर्ट में, चाहे वो वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे किसमें भी। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। ठीक है, आप इसे कैरेक्टराइज कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, तरह तरह के एंड्योरेंस में। यू नीड टू मैक्सिमाइज योर एबिलिटी टू सक्सीड इन योर डिसिप्लिन। अब क्या करनी पड़ेगी, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी सक्सीड करने के, कामयाबी पाने के लिए अपने डिसिप्लिन में। बेसिकली दिस इज व्हाट एवरीबॉडी डज फॉर देयर ओन स्पोर्ट्स। बेसिकली यही सारे के सारे करते हैं अपने खेल के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ 1500 मीटर रनर, यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड्स टू परफॉर्म बेटर एट योर स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो अगर आप क्या है 1500 मीटर रनर हैं, यानी कि आप इसमें रेस लगाते हैं, इस कंपटीशन में उतरना चाहते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड का, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको स्पेसिफिक डिस्टेंस में। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक एंड्योरेंस। फिर आता है जनरल एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस क्या होता है, कैरेक्टराइजेस द एबिलिटी ऑफ योर होल बॉडी टू टॉलरेट एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस एंड डिमिनिश फैटिग। तो इसके अंदर आती है कि क्षमता पूरी शरीर की कि किस तरीके से एंड्योरेंस एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सके, उसे सहन कर सके, और फैटिग को डिमिनिश कर सके, थकान को कम से कम कर सके। द बेटर योर जनरल एंड्योरेंस द बेटर यू कैन स्टैंड लॉन्गर एफर्ट्स
एट वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ठीक है, जितना ज्यादा ही आपका जनरल एंड्योरेंस होएगा, ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी एंड्योरेंस की क्षमता होगी उतना ही आप अच्छे से स्टैंड कर सकेंगे लॉन्गर एफर्ट, यानी कि ज्यादा अच्छे से एफर्ट डाल पाएंगे कई स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। फॉर एग्जांपल इफ यू एज अ 1500 मीटर हैव हाई लेवल जनरल एंड्योरेंस, अगर आप 1500 मीटर रनर की तरह अगर बहुत ज्यादा अच्छी जनरल एंड्योरेंस है, यू कैन परफॉर्म एट अ रिलेटिवली हाई लेवल आल्सो एट 10K। तो आप क्या है, आप काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे 10K मीटर रेस में भी। बट यू कांट कंप्लीट 10K रनर्स you who have been developing their distance specific endurance। ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते किसके साथ में, जो 10K मीटर के रेसर्स होंगे, ठीक है, रनर्स होंगे जो अपनी क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एंड्योरेंस को डेवलप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड। तो आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, कंप्लीट जरूर कर सकते हैं लेकिन कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे उन रनर्स के साथ में। ठीक है, स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस क्या होती है, तीसरी तरीके की एंड्योरेंस होती है। स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म speed endurance is the ability to prolong the amount of time where a near maximum speed can be maintained। तो ये स्पीड एंड्योरेंस आपकी क्षमता होती है उस टाइम को, मतलब कुछ टाइम तक आपके क्या बढ़ाने की और उस चीज को एक्टिविटी को करते रहने की जहां पे एक मैक्सिमम स्पीड को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे कि डूइंग एक्टिविटीज सच एज दिस एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड लैक्टेट डिस्टर्ब्स द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ठीक है, जब ये कर रहे होते हैं हम एक्टिविटीज तरीके की, तो ब्लड के लैक्टेट इकट्ठे हो जाते हैं जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्टिंग कपलिंग को और क्रॉस पिच फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये मसल्स के अंदर चीजें होती हैं, द मसल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्टर्ब। बेसिकली कहें तो मसल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाती है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन फोर्स प्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, फोर्स प्रोडक्शन में यानी कि फोर्स जो बनती है वो बन पाती है। पीक फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, पीक फोर्स और वेलोसिटी भी कम हो पाती है। स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग कैन इंप्रूव द क्लियरेंस रेट ऑफ लैक्टेट। स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग करोगे आप तो इससे आपका क्लियरेंस रेट इंप्रूव होएगा, आपका लैक्टेट का, और जो अर्ली लैक्टेट फॉर्मेशन है ये भी कम होगी। स्पीड एंड्योरेंस इज क्रूशियल टू अ मल्टीट्यूड ऑफ एथलीट्स एंड अ लैक ऑफ इट विल रिजल्ट इन रिड्यूस स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी। तो स्पीड एंड्योरेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है ज्यादातर एथलीट्स के लिए, और अगर ये कम है तो इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ये एक तरीके का एंड्योरेंस होता है, टाइप ऑफ एंड्योरेंस होता है जो जरूरी होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी कम इंटरवल ऑफ टाइम की एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, उसके लिए शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जरूरी होता है। जैसे कि आप नॉर्मल कुछ एक्टिविटीज के लिए जो बहुत कम टाइम के लिए होती है, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हो गई। या फिर स्प्रिंट्स कर रहे हो कुछ देर के लिए, ठीक है, मिडिल टर्म एंड्योरेंस हो गई। ये इस तरीके की एंड्योरेंस होती है जो जरूरी होती है थोड़े अच्छे टाइम तक के लिए, यानी कि आप 30 मिनट्स रनिंग करके आ रहे हो, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म एंड्योरेंस इसमें काम आएगी आपकी। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होती है जो आपको ज्यादा टाइम तक के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस आपके काम आएगी। फिर आता है स्पीड। आपके स्पीड के टाइप्स मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। ये टाइप्स होते हैं रिएक्शन एबिलिटी, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्पीड। रिएक्शन स्पीड इज एन एबिलिटी टू रिएक्ट टू अ गिवन स्टिमुलस एज फास्ट एज पॉसिबल। ये जो रिएक्शन एबिलिटी थी या रिएक्शन स्पीड थी, ये आपकी क्षमता होती है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आसपास का स्टिमुलस है उसे जल्दी से जल्दी उसमें रिएक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर रिएक्शन दे सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ स्पीड इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, मेनली टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट स्पीड एंड रिएक्टिव स्ट्रेंथ। तो क्या होता है, जो स्पीड की डेवलपमेंट है ये किससे रिलेटेड है, आपकी ये रिलेटेड है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट से, यानी कि स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा डेवलप होगी उतना ही ज्यादा ये आपकी रिएक्शन स्पीड या रिएक्शन एबिलिटी भी डेवलप होगी, और इसके लिए आपको फास्ट स्पीड और रिएक्टिव स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो फास्ट स्पीड, हाँ ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन एबिलिटी इज डिफाइंड एज द स्प्रिंट परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन एबिलिटी अगर बोलें तो स्प्रिंट परफॉर्मेंस होती है, यानी कि एक एथलीट है, थोड़े स्प्रिंट आपके छोटे छोटे डिस्टेंस में ही होती है, तो जो छोटे डिस्टेंसेस में जो एक स्प्रिंट परफॉर्मेंस होती है किसी एथलीट की, वो होती है एक्सेलरेशन एबिलिटी विद द डिस्टेंस डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन फेज रेंजिंग फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 0 and 50 मीटर्स। तो जो
डिस्टेंस होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन एबिलिटी के नापते समय, ये होता है आपका डिस्टेंस। क्या होता है? एक्सेलरेशन फेस होता है जो 0 से 50 मीटर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन एबिलिटी होती है, और बेसिकली ये स्पीड आपकी बढ़ाने में काम आती है। ओवरऑल स्पीड, कितनी जल्दी आप स्पीड पकड़ सकते हो रनिंग करते समय। मूवमेंट स्पीड, मूवमेंट स्पीड रिक्वायर्स गुड स्ट्रेंथ एंड पावर, ठीक है। तो जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको क्या चाहिए होती है? अच्छी स्ट्रेंथ और पावर की जरूरत होती है। बट ऑल्सो टू मच बॉडी वेट एंड एयर रेजिस्टेंस कैन एक्ट टू स्लो द पर्सन डाउन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बॉडी वेट हुआ, ठीक है, या फिर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उससे क्या होएगा? उससे पर्सन स्लो डाउन होने लगेगा, यानी कि धीरे दौड़ने लगेगा, धीरे हो जाएगी उसकी स्पीड। इन एडिशन टू अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फास्ट स्टिच मसल फाइबर्स, इट इज वाइटल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अगर किसी के पास फास्ट स्टिच फाइबर मसल फाइबर्स भी अच्छी प्रोपोर्शन में है उसकी बॉडी में, उसके साथ साथ एफिशिएंट मैकेनिक्स मूवमेंट की जरूरी है, यानी कि सही तरीके से वो दौड़ना चाहिए टू ऑप्टिमाइज द मसल पावर फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल मूवमेंट टेक्निक, ठीक है, ताकि मसल पावर को ऑप्टिमाइज कर सके और सबसे अच्छे इकोनॉमिकल मूवमेंट टेक्निक की तरह यूज कर सके। इसके बाद आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन होती है, जो डेफिनेशन होती है लोकोमोशन एबिलिटी की, वो ये कुछ इस तरीके से, दिस मोशन और द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपकी क्षमता होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि आप यहाँ से मूव करके जा पा रहे हैं अपने ट्रैक तक, जिम तक जा पा रहे हैं, ये नॉर्मल लोकोमोशन एक्टिविटी है। तो इसकी भी स्पीड पे फर्क पड़ता है कि मतलब आप कितनी देर में पहुंचते हो एक जगह से दूसरी जगह। स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू प्रोलॉन्ग द अमाउंट ऑफ टाइम वेयर अ नियर मैक्सिमल स्पीड कैन बी मेंटेन, ठीक है। ये मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था जब मैंने एंड्योरेंस का बताया था। तो ये स्पीड एंड्योरेंस ऐसी चीज है जो एंड्योरेंस और स्पीड एंड्योरेंस दोनों में ही आती है, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड्स टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ये मैंने नहीं समझाए थे। तो बैलिस्टिक मेथड सबसे पहले। इन बैलिस्टिक मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड विद अ स्विंग इन अ रिदमिक वे। तो बैलिस्टिक मेथड में हम क्या करते हैं? मूवमेंट को हम परफॉर्म करते हैं स्विंग के साथ में एक रिदमिक वे में, ठीक है। यानी कि स्विंग करते हैं और रिदमिक वे में करते हैं, यानी कि एक चीज को हम रिपीट करते रहते हैं रिदम के साथ में। द रिलेटेड जॉइंट इज स्ट्रेच्ड विद अ स्विंग। जो भी रिलेटेड जॉइंट होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं स्विंग के साथ में। द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म्ड रिदमिकली विद अ काउंट। तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके लिए, और साथ में हम काउंटिंग कर सकते हैं। एट ईच काउंट द जॉइंट इज स्ट्रेच्ड टू द मैक्सिमम लिमिट एंड देन इट इज अगेन फ्लेक्स्ड, ठीक है। तो क्या होएगा? हर काउंट में हम जॉइंट को स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम लिमिट, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है वहां तक स्ट्रेच करेंगे, और उसके बाद फिर से उसे फ्लेक्स करेंगे, यानी कि फिर से बैंड करेंगे। बिफोर परफॉर्मिंग सच एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करने के से पहले द अप्रोप्रिएट वार्म अप इज एसेंशियल बिकॉज देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ अ जॉइंट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट वार्म अप जरूरी है, यानी कि सही मात्रा में वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ओवर स्ट्रेचिंग हो जाने की जॉइंट्स की, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड में क्या होता है आपका? स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड में आपका इसमें होता है आप धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेच पोजीशन में ईज करते हो, यानी कि स्ट्रेच पोजीशन में आते हो और फिर उस पोजीशन को होल्ड करके रखते हो जब तक कि कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टैटिक स्ट्रेच इज हेल्प डिपेंड्स ऑन वंस पर्पस, ठीक है। सॉरी, द अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टैटिक स्ट्रेच इज हेल्ड होएगा, तो कितने टाइम आपको उसे करे रखना है ये डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या, वो किस पर्पस से के लिए कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ कूल डाउन। अगर आप कूल डाउन के लिए कर रहे हो, अगर आप रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो उसको आपको 30 सेकंड तक कम से कम होल्ड करके रखना है। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग में ये एडवाइस किया जाता है कि आप स्ट्रेच पोजीशन में मूव करो आगे, और स्ट्रेच सेंसेशन जब तक लो लेवल पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। फिर होता है डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड में क्या होता है? Dynamic stretching consists of controlled leg and arm swing that take you gently to the limit of your range of motion. तो ये होता है आपका, इसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग में कंट्रोल लेग और आर्म मूव करते हो, यानी कि लेग
और आर्म स्विंग्स को आप कंट्रोल करके रखते हो, जो आपको कहाँ ले जाती है, धीरे धीरे लिमिट ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है पहले से इस चीज से। और वेयर द इवेंट रिक्वायर्स अ डायनेमिक मूवमेंट, जो भी इवेंट में आपको डायनेमिक मूवमेंट की जरूरत होती है, इट इज अप्रोप्रिएट टू कंडक्ट डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है कि आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वहां पे करो जहां पे भी डायनेमिक इवेंट की रिक्वायरमेंट है उससे पहले, ठीक है। और स्टार्ट विद द मूवमेंट एट हाफ स्पीड फॉर अ कपल ऑफ रिपीटिशन। मूवमेंट को आप क्या करो, आधी स्पीड से स्टार्ट करो थोड़ी रिपीटिशन के लिए, एंड देन ग्रेजुअली वर्क अप टू फुल स्पीड, और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते चले जाओ। इसके बाद आता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। इस टेक्निक और मेथड को यूज करते हैं एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, वो यूज करते हैं इसे, ठीक है। और इससे वो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी गेन करते हैं। जो पीएनएफ होता है इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द स्ट्रेच इन एन अटेम्प्ट टू मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन। तो पीएनएफ में क्या होता है, जी पीएनएफ इसी को बोल रहे हैं, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन। इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जब तक स्ट्रेच से पहले, जब तक क्या हुआ, मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन ना हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा, फिर इनके मेथड भी समझाऊंगा, इनको इंक्रीज करने मेथड्स तो आपको बता दिए थे, तो ये एबिलिटीज समझाऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज के टाइप्स आपके होते हैं, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। इसमें भी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, एडेप्टेशन एबिलिटी और डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो एक एक करके समझते हैं ये होते क्या है। सबसे पहले होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल की क्या होती है, ये होती है कि किसी भी बॉडी पोजीशन को डिटरमाइन करने की और उसके पार्ट्स को, ठीक है, ताकि क्या कर सके, रिएक्ट कर सके मूविंग बॉडी में, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन सेंसरी ऑर्गन्स, और ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो कि कोई आपके आसपास से कोई पर्सन निकल रहा है, तो आप टाइम से पहले, मतलब आपको लग रहा है कि वो टकरा सकता है और टाइम से पहले आप इस पोजीशन में आ गए, वो टकराए ना, तो ये आपके इसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी काम करेगी। इसकी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं गेम्स में, जैसे कि बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एक्सेट्रा, जिसमें जो बॉल्स होंगी वो क्या है, मूविंग बॉडीज है, यानी कि मूव करती हुई बॉडीज है। फिर हो गई आपकी कपलिंग एबिलिटी। तो ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एक इंडिविजुअल की, हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करे, किसी स्पोर्ट्स में और गेम्स में रिएक्ट करे एक साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं कपलिंग एबिलिटी। इसको हम देख सकते हैं बॉक्सिंग के अंदर, रेसलिंग के अंदर, ठीक है, इसे बोलते हैं कपलिंग एबिलिटी। ये भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का पार्ट था। अब आता है रिएक्शन एबिलिटी। ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, ताकि वो क्या कर सके, जल्दी रिएक्ट कर सके किसी भी सिग्नल के। जो सिग्नल होता है वो लाइट, साउंड एक्सेट्रा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो रिएक्शन एबिलिटी होती है, इसको फर्दर हमने डिस्क्राइब कर रखा है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। तो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की अकॉर्डिंग टू अ प्रीवियसली नोन सिग्नल इन अ डिफाइंड वे इज नोन एज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। यानी कि आपके साथ कोई चीज हुई और आपने उसका रिएक्शन किया, ठीक है, और आपने वो रिएक्शन डिसाइड कर लिया कि अगली बार कोई चीज होगी तो मैं वही रिएक्शन करूंगा, तो और दोबारा से वही चीज होती है और फिर आप वही रिएक्शन करते हो, तो ये आपका सिंपल रिएक्शन एबिलिटी यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ अ रनर इन अ रेस, ठीक है, जैसे कि जैसी बेल बजेगी, हॉर्न बजेगा, उसको रनर को भागना है, ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन एबिलिटी काम कर रही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट क्विकली टू एन अननोन सिग्नल। यानी कि एक व्यक्ति का, उसने पहली बार सिग्नल सुन रहा है, वो पहले नहीं सुना है और वो बहुत तेजी से उस पर रिएक्ट कर पाए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। दोनों ही रिएक्शन और जो सिग्नल होते हैं डिफाइंड नहीं होते हैं, ना आपको रिएक्शन पता होता है क्या होएगा और ना ही सिग्नल पता होता है कि क्या सिग्नल मिलेगा। फॉर एग्जांपल, बॉल इन फुटबॉल, की बॉल आती है आपकी फुटबॉल में, क्या रिएक्शन करोगे। बास्केटबॉल भी आती है, बास्केटबॉल में भी बॉल आती है, क्रिकेट में बॉल आती है, तो आप क्या रिएक्शन करोगे, आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होती है। बैलेंस एबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मेंटेन और रीगेन बैलेंस क्विकली इन द बॉडी ड्यूरिंग एंड और आफ्टर द मूवमेंट इज नोन एज अ बैलेंस एबिलिटी। यानी किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की क्षमता कि अपने बैलेंस को बनाए रखे या बैलेंस को वापस गेन कर सके बॉडी में, शरीर में, मूवमेंट के टाइम पे या मूवमेंट के पहले या बाद में,
इसको हम बोलते हैं बैलेंस एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हैंड स्टैंड ऑन पैरेलल बार्स, अगर कोई हैंड स्टैंड कर रहा है पैरेलल बार्स में तो उसको बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसे बना पा रहे हैं तो उसकी बैलेंस एबिलिटी अच्छी है। वाटर स्कीइंग हो गया, परफॉर्मिंग ऑन द बैलेंस बीम, ये सारी बैलेंस एबिलिटी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है इसमें। रिदम एबिलिटी, रिदम एबिलिटी इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव ऑफ अ मूवमेंट एंड टू डू द मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम। तो रिदम एबिलिटी होती है एक क्षमता जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो या परसीव कर सकते हो किसी मूवमेंट को, ठीक है, और उस मूवमेंट को आप कर सकते हो रिक्वायर्ड रिदम से, जो भी आपकी रिक्वायर्ड रिदम है उसके हिसाब से। इन जिम्नास्टिक्स और फिगर स्केटिंग, ठीक है, तो जिम्नास्टिक्स और फिगर स्केटिंग में जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है एक एक्सटर्नल रिदम को, बाहर की रिदम को, गिवन इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक की फॉर्म में जो दे रखी हो आपको, और अपनी मूवमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। रिदम एबिलिटी इज आल्सो रिक्वायर्ड इन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग। जो रिदम एबिलिटी होती है आपको सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग में भी जरूरी होती है। सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग क्या होती है, पर्टिकुलर किसी आप और वाटर एनिमल की तरह ही आप स्विमिंग करते हो, ठीक है, तो आपकी सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग होती है। इन वेरियस स्पोर्ट्स इट इज नॉट गिवन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो कई स्पोर्ट्स में ये बाहर से नहीं मिलती है आपको रिदम एबिलिटी। द स्पोर्ट्स पर्सन यूज द रिदम व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर इन इट्स मोटर मेमोरी, ठीक है, तो स्पोर्ट पर्सन उस रिदम को यूज करता है जो उसकी मोटर मेमोरी पहले से स्टोर है। दिस टाइप ऑफ एबिलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट इन जिम्नास्टिक्स, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, डाइविंग एंड फिगर स्केटिंग। तो इन सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली एबिलिटी। इसके बाद आता है एडेप्टेशन एबिलिटी। एडेप्टेशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस और एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द सिचुएशन, ठीक है, तो एडेप्टेशन एबिलिटी एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें एंटिसिपेटेड चेंजेस है, यानी कि जो चेंजेस हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, जो चेंज सिचुएशन होगी उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो वन और कैन उसको हम एक्सपेक्ट एक भी कर सकते हैं, और कैन बी सडन, ठीक है, यानी कि वो एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कभी हो सकता है। वन इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इज द एबिलिटी टू सॉल्व मोटर टास्क, ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्षमता मोटर टास्क को करने की इफेक्टिवली इन स्पाइट ऑफ चेंज और चेंजिंग सिचुएशन, चाहे सिचुएशन चेंज हो रही है चाहे ना चेंज हो रही हो, ठीक है, और इस दोनों चीजों में मोटर टास्क को सॉल्व करने की एबिलिटी को बोलते हैं एडेप्टेशन एबिलिटी। जैसे कि एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उस ट्रेन को चलते चलते सामने से कोई चीज आ रही है, तो उसमें जो भी आपका जो टास्क होगा वो आपका एडेप्टेशन एबिलिटी की वजह से हो पाएगा। डिफरेंशिएशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी द एबिलिटी टू अचीव अ हाई डिग्री एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स एंड मूवमेंट फेजेस इन अ मोटर एक्शन। तो डिफरेंशिएशन एबिलिटी होती है आपकी वो क्षमता जिससे एक आप बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी को अचीव कर पाते हो, और इकोनॉमी जो होती है सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स की, यानी कि सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स और जो मूवमेंट फेज होती है इकोनॉमी में रहती है, ठीक है, अचीव कर पाते हो एक मोटर एक्शन के अंदर। द हाई लेवल ऑफ दिस एबिलिटी डिपेंड्स ऑन मूवमेंट एक्सपीरियंस एंड द डिग्री ऑफ मास्टर ओवर मोटर एक्शन। जो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवलों की एबिलिटी होती है, इसकी क्षमता होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, मूवमेंट एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और डिग्री ऑफ मास्टरी ओवर मोटर एक्शन, कि कितनी मास्टरी है आपकी उस मोटर एक्शन के ऊपर, उस चीज पे डिपेंड करती है।